Good morning, student. So, today's topic is evolution, where you have read some important point. Uh, Time of the Earth is. You have read about Earth is, then evolution of life, then theory, evidences for evolution, what is adaptive radiations, biological evolution, mechanisms of evolutions. So these are the topic of this chapter. Now we will start experiment of Miller's experiment. So S.L. Millers is an American scientist. He creates similar coordinations in a laboratories scale. He created electric discharge in a closed flask containing CH4, H2, NH3 and water vapor at 8000 degree Celsius. He observed formation of amino acids in similar experiment. Others observed formation of sugar, nitrogen base, pigments and फैट. सो स्टूडेंट हम लोगों ने भी प्रीवियस टॉपिक में थोड़ा ये क्या पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ थ्योरी. ठीक है, फिर उसके बाद एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन्स क्या होता है, लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटेटिंग मैटर. ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन्स का बेस क्या है, लाइफ कम आउट ऑफ डिकेइंग एंड rotting matter like straw, mud, etc. फिर ही शो प्री तो इसके लिए क्या किया कि एक प्री स्टरलाइज फ्लास्क देखा, ठीक है ना, और उसमें कुछ किल्ड ईस्ट डाल दिए. ठीक है, और एक अदर फ्लास्क था जिसको कि ओपन इन एयर में, मतलब एयर में उसको ओपन कर दिया. न्यू और लिविंग ऑर्गेनिजम्स अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट. जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो किल्ड ईस्ट पर आ गए थे. स्पॉन्टेनियस जनरेशन्स थ्योरी वॉज डिसमिस्ड. तो इससे फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से ये थ्योरी जो है पूरी तरीके से डिसमिस्ड हो गई. ठीक है, अब आंसर ये होता है कि फर्स्ट लाइफ कैसे अर्थ पे आई है. जैसे ऑपरॉन ऑफ रशिया और Haldens of England proposed that the first formal life come from pre-existing non-living organic molecules. दूसरा आता है कि लाइफ किससे स्टार्ट हुई है, pre-existing non-living life come from pre-existing non-living organic molecules. ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन. केमिकल इवोल्यूशन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लाइफ जो है वो केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू ही आगे बढ़ी है. फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. द कंडीशंस ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर. उस समय पर अर्थ में क्या कंडीशंस थी, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जो हम लोग पहले भी बता चुके हैं. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्यों, बिकॉज नो ऑक्सीजन कंटेनिंग. तो मेन जो लाइट गैसेस थी लाइक CH4, NH3. ठीक है, तो सन 1953 में S.L. मिलर्स अमेरिकन साइंटिस्ट हुए हैं और उन्होंने सेम कंडीशन जो उसको नेचुरल वे में मिली थी उसको उसने लैब में डालकर लैब में वही कंडीशंस क्रिएट करके और एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग. एक उन्होंने क्लोज फ्लास्क लिया, उसमें CH4 जो कि पहले एटमॉस्फेयर में भी था, CH4, H2, NH3 और वाटर वेपर्स डाल के, और टेम्परेचर कितना रखा उसका, 8000 डिग्री सेल्सियस. क्यों, पहले भी हाई टेम्परेचर था. ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ amino acids in similar experiment. Other observed
फॉर्मेशन ऑफ, और क्या उससे ऑब्जर्व किया कि 8000 डिग्री सेल्सियस पर अमीनो एसिड्स फॉर्म हुआ। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन, और इसी एक्सपेरिमेंट पे, इसी कंडीशंस पर उनको शुगर भी मिली, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स ऑफ फैट से सब कुछ मिले। तो क्लियर क्या क्लियर हुआ कि जो एटमॉस्फेयर लाइफ जो जनरेट होती है उसके लिए एटमॉस्फेयर देना पड़ा, और उससे फिर लाइफ जनरेट हुई। एनालिसिस ऑफ मेट्रोइड्स कंटेंट्स ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर ऑकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। जब उसको एनालिसिस किया तो ये क्लियर हुआ कि यही सेम प्रोसेस जो थी स्पेस पे भी थी। विद दिस लिमिटेड एविडेंसेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ conjecture's story chemical evolutions was more or less accepted। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ और एविडेंसेस मिले जिसमें कि केमिकल इवोल्यूशंस को भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किए गए। देखो ये फिगर है, ये फिगर अक्सर आता है, मिलर्स एक्सपेरिमेंट के फॉर्म पर है। ये एक फ्लास्क है, दिस वन इज़ अ फ्लास्क। ठीक है, ये फ्लास्क है ये, और इसको पूरा वैक्यूम कर लिया, उससे पूरा एयर वगैरह पूरा उसमें निकाल लिया। 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये गैसेस उसमें प्रोवाइड किए हैं। कौन कौन सी? CH4, NH3, H2O और H2। ये गैसेस हैं। ये गैसेस क्या कर रही हैं? लाइट गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में थी, ये सब गैसेस फ्लास्क में दी। ठीक है, और इलेक्ट्रोड से टेम्परेचर कितना रखा उन्होंने? 8000 के आसपास। जब ये सेम कंडीशंस प्रोवाइड की तो क्या हुआ कि, और ये बॉइलिंग वाटर है जो वेपर्स के उसमें फॉर्म पर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये बॉइलिंग वाटर है। ठीक है, ये लिक्विड वाटर इन ट्रैप किया हुआ है, इसमें वाटर यहाँ से डाला जा रहा है, वाटर यहाँ से निकल रहा है, और तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये जो गैसेज, ये जो इसमें ऑलरेडी गैसेज डाली थी, इससे कुछ फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, ये सब इससे फॉर्म हुआ। तो ये मिलर्स एक्सपेरिमेंट है जो कि जो कि ये क्लियर करता है कि एटमॉस्फेयर का जो कंडीशंस थी वही कंडीशन इन्होंने लैब में देकर और अमीनो एसिड्स वगैरह फॉर्म किए। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज़ द नाउ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। अब लाइफ फॉर्म का और कैसे इवोल्यूशन हुआ है? conventional religious literature tell us about the theory of special creations। कुछ रिलीजियस थ्योरी आई लाइफ के फॉर्म पर, और उन्होंने कहा कि एक स्पेशल क्रिएशन हुआ है। दिस थ्योरी हैज़ थ्री कॉनेशंस। ठीक है, वन दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज और टाइप्स दैट वी सी टूडेज वर क्रिएट एज सच। उनमें से कुछ एक रिलीजन्स और एक कंडीशंस क्या है कि आज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पीशीज और टाइप दैट वी सी टुडे वर क्रिएट एज अ सच, बिल्कुल एज सच ही हुए हैं। सेकेंड, टू, दैट इज डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, ये क्या बताता है कि जो क्रिएशन आज है वही फ्यूचर पे भी रहेगा और वही स्टार्टिंग पे हुआ। तो ये दोनों जो हैं इवोल्यूशन थ्योरी हुई, ये रिलीजियस थ्योरियाँ हैं। ठीक है, बट इट इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूव। सेकेंड, थर्ड, द अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। ऑल दीज आइडियाज़ वर स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th centuries based on the observations made during a sea bogies in a sail ship called HMS Beagles round the world। लगभग 4000 ईयर बिफोर अर्थ का वो है जो थर्ड थ्योरी है,
ठीक है ना, कि अर्थ का जो टाइम पीरियड है 4000 ईयर ओल्ड है। और इस आइडिया को उन्होंने स्ट्रांगली चैलेंज किया, ठीक है, कब 19 सेंचुरीज़ में। सो ये जो थ्योरीज़ हैं तीनों, जो कि बेसिकली रिलीजियस बेस्ड हैं, ये स्पेशल क्रिएशंस हैं, बट देयर इज़ नो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और साइंटिफिक एविडेंसेस. Now, Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degree not only among themselves but also with life form that existed millions of years ago. Many such life forms do not exist anymore. चार्ल्स डार्विनिज्म ने क्या कंक्लूड किया? चार्ल्स डार्विनिज कंक्लूड दैट existing living forms share similarities to varying degree not. उन्होंने कितना क्या कहा, जितनी भी एग्जिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनमें कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटीज़ है, टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट ऑल्सो लाइफ फॉर्म, और जो उनके बीच का वेरिएशंस है वो उनके लाइफ फॉर्म्स के कारण है, जो कि वो कई सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई कॉमन सिमिलरिटीज़ है। तो डार्विनिज़म्स थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके जो पॉइंट्स हैं ये प्रूव होते हैं। क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कहीं ना कहीं उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है, बट जो वेरिएशंस हैं वो वेरिएशंस, उनकी लाइफ फॉर्म के जो वेरिएशंस हैं वो उनकी किसके कारण हैं? varying degree not only among themselves but also with life forms, ठीक है। There had been extinctions of different life forms in year gone by, just a new forms of life arose at different period of history of earth. Means कि अलग अलग जो लाइफ फॉर्म्स हैं उसके एक्सटिंक्शंस डिफरेंट हैं बहुत, इन अ ईयर गोन बाय जस्ट अ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज डिफरेंट, और उन्होंने कहा है कि जो नई लाइफ स्टार्ट हुई है, ठीक है, वो डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ की हिस्ट्री के डिफरेंट अलग अलग टाइम पर हुई है. दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट. नाउ देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म. फिर नेक्स्ट पॉइंट कि धीरे धीरे जो लाइफ फॉर्म्स का ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ, मतलब इन्होंने बेसिकली इवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द इवोल्यूशन, ग्रेजुअल इवोल्यूशन, द ऑर्गेनिजम्स आर चेंज अकॉर्डिंग देयर लाइफ, अकॉर्डिंग देयर टाइम पीरियड, ठीक है, देयर हैबिटेट, देयर सराउंडिंग्स, दे आर चेंज, और दिस इज कॉल्ड एज evolution. Means change according their time period. Any population has built in various in characteristics, those characteristics which enable some of survive better in natural conditions. क्या दिया कि कुछ characteristics जो कि there are some characteristics which enable some to survive better. कुछ ऐसे characteristics होते हैं जो उनको उन्हीं कंडीशंस पर बेटर और सर्वाइव करने के चांसेस देते हैं. ये कंडीशंस क्या हो सकती हैं? इट मे बी क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर्स एक्सेट्रा. कौन कौन सी कंडीशंस हैं? क्लाइमेट, फूड और फिजिकल फैक्टर्स would outbreed others that are less underweight to survive under such natural conditions. Another word used is fitness of the individual. Or there are so many peoples are there, so many productions of organisms are there, but always survive better. कौन सर्वाइव करेगा? जो सब में फिटेस्ट होगा. तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया है, यूज़ इन फिटेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन में जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा. द फिटेस्ट अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म्स रिफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस. और ये फिटनेस वर्ड किसके लिए कहा है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस. इसके लिए ये
रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इसका क्या मतलब हुआ रिप्रोडक्टिव फिटनेस का? रिप्रोडक्टिव फिटनेस मीन्स यदि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोडक्टिव फिट है, तो वो अपनी जनरेशन्स को लंबे समय तक आगे लेकर जाएगा और फ्यूचर में एग्जिस्ट कर पाएगा। तो डार्विनिज़म्स ने जो फिटेस्ट, अब 3 या 4 उन्होंने अभी, हम आपको भी आगे बताएंगे कि 4 और 5 उनके पॉइंट्स हैं, थ्योरीज़ हैं। तो वो थ्योरीज़ बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? रिप्रोडक्टिव फिटनेस के। Hence, there who is better fit in environment leave more progeny than other। समझ में आया कि जो एनवायरनमेंट पे फिट हो गया है वो उसकी प्रोजिनी ज़्यादा होगी और लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगा। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ही कॉल्ड इट्स नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लीटेड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। और ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है? जिसे नेचर सिलेक्ट करती है। ठीक है, नेचर में भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ऑर्गेनिजम्स विच कैन सर्वाइव इन दोज कंडीशंस or exist their self, it means nature, it is selected by, or these organisms is selected by nature। नेचुरल सिलेक्शंस इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, किसके लिए? स्पेशली मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन की शुरुआत अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म्स नेचुरल सिलेक्शन से स्टार्ट होती है। और नेचुरल सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस पर। Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archaeopteryx, had also come to similar conclusions around the same time। और इसी सेम तरीके के conclusions किसके थ्रू निकले हैं? एल्फ्रेड वेलिस। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सेम कंडीशंस जो डार्विनिज्म्स ने दी थी, एंड राइट द नेम ऑफ अदर साइंटिस्ट। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम apparently new types of organisms are recognizable। All the existing life forms share similarities or share common ancestors। और धीरे धीरे जो जितने भी लाइफ फॉर्म जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो जो सिमिलरिटीज़ उसमें हैं, वो सिमिलरिटीज़ क्या शो करती हैं? कि वो कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर्स उनके हैं। However, these ancestors were present at different period in history of earth। और हिस्ट्री ऑफ अर्थ को डिवाइड किया है एपोक्स, पीरियड और एराज में। ठीक है, देयर आर टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। कौन कौन सा? एपोस, पीरियड्स और एराज। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली correlated with the biological history of earth। Next, a common permissible conclusions that the earth is very old। or after the discussion of our points, जो conclusions है, it is the earth is very old, not thousand of year, it is thought earlier but billions of year old। और ये billions of year old है। So I think student, here you have read age of earth and experiments and Darwinism's theory, Darwinism's principle on basis he clear evolution according to similarities, characteristic similarities and variations of their characteristics। So student, here we will finish today's topic। Now next topic, it is also from evolution, so we will clear in next lecture। So thank you student।